मोदी सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया, ये सवाल जब भी सरकार से पूछा जाता है, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, नाकाम होने की जिम्मेदारी नेहरू पर ये लोग थोप देते हैं। बात बात पर परिवारवाद और नेहरू को कोसना आज मोदी सरकार में आम सी बात हो गई है। राष्ट्रवाद पर वोट मांगने वाली पार्टी बीजेपी को क्यों आज भी नेहरू के सहारे राजनीति करनी पड़ती है? देश नीति के खास कार्यक्रम 8 PM पर आज हमारे साथ कमलनाथ जी के मीडिया सलाहकार और नेहरू मिथक और सत्य किताब लिखने वाले पीयूष बबेले जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत धन्यवाद। आपने नेहरू पर काफी रिसर्च किया है और आज हम देखते हैं कि सदन के पटल पर हर गलती की जिम्मेदार जो है नेहरू को ठहराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 पर सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद ये मामला और चर्चा का विषय बन गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कद्दावर नेता लोग लगातार इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेहरू की गलती के चलते कश्मीर सबसे ज्यादा सेंसिटिव हिस्सा बना रहा। आज पीओके भी भारत में शामिल हो सकता था। क्या आपको क्या लगता है, क्या ये सत्य है या बस मीथ है? अगर हम आज की बात करें तो इस समय हिंदुस्तान में सबसे सेंसिटिव इलाका मणिपुर बना हुआ है और देश में प्रधानमंत्री नेहरू नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, अमित शाह है, और दोनों वहां एक बार देखने तक नहीं गए। इसलिए ये जो लोग आज नाकाम हो चुके हैं वो इतिहास में जाकर पंडित नेहरू को गाली देने की कोशिश करते हैं। जितना मैंने शोध किया है और जो इतिहास है वह यह बताता है कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ना होते, उनकी दूरदृष्टि ना होती, उनका कूटनीतिक कौशल ना होता, तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन ही नहीं पाता। आप अनुमति दें तो मैं कुछ हिस्ट्री के कुछ चीजें आपको बताना बहुत जरूरी है, जिनसे थोड़ी सी बात समझ में आएगी कि मामला था क्या। जब दुर्भाग्य से इस देश का विभाजन तय हो गया तो उसमें कुछ बुनियादी सिद्धांत बनाए गए। उनमें पहला सिद्धांत ये था कि जो हिंदू मेजॉरिटी वाले इलाके हैं वो भारत में होंगे और जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके हैं वो पाकिस्तान में होंगे। अगर कोई छोटा सा टुकड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी का है लेकिन बड़े भूभाग हिंदू मेजॉरिटी के बीच में है तो वो भारत में रह सकता है, जैसे हैदराबाद था, जूनागढ़ था। यही बात वाइसा वर्सा लागू थी। लेकिन जो इलाके बॉर्डर पे थे जैसे कि पंजाब, बंगाल, कश्मीर, उनके बारे में ये विकल्प था कि हिंदू और मुस्लिम आबादी के अनुपात में बांट दिया जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि पूर्वी बंगाल बना जो आज बांग्लादेश है और पंजाब का विभाजन हुआ, लेकिन कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ। जबकि कश्मीर तो यहाँ पंजाब और बंगाल में तो मिश्रित आबादी थी, कश्मीर घाटी तो पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल थी और उसकी जो भौगोलिक कनेक्टिविटी थी, जो रोड कनेक्टिविटी थी, वो पाकिस्तान वाले इलाके से बहुत अच्छी थी। लेकिन ये पूरा का पूरा कश्मीर भारत में आया तो कैसे आया? इसके पीछे सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू की रणनीति थी और उन्होंने इसकी तैयारी 1936 से शुरू कर दी थी। उस जमाने में शेख अब्दुल्ला की पार्टी होती थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। नेहरू जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बदलवा के नेशनल कॉन्फ्रेंस किया। और अंत में जब आते हैं, जब विलय की बात आती है जिसमें यह होना था कि जनता के वोट से तय होगा कि आप कहां जाते हैं, तो कश्मीर की जनता के नुमाइंदे की हैसियत से शेख अब्दुल्ला ने भारत के विलय पर दस्तखत किए और महाराजा की हैसियत से हरि सिंह ने दस्तखत किए। शेख अब्दुल्ला किसकी नीतियों से प्रभावित थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से प्रभावित थे। तो जो कश्मीर तमाम सिद्धांतों को धता बताते हुए और भारत के साथ सहृदयता से, प्रेम से जुड़ा, उस कश्मीर के अगर किसी को उसका श्रेय मिलना चाहिए तो वो सिर्फ पंडित नेहरू जी। क्या आपको लगता है फिर गृह मंत्री सदन के पटल पर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी तथ्य तो कुछ और है? माननीय गृह मंत्री जी सदन के पटल पर 100% झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मानिक शाह की किताब को कोट किया है, उन्होंने तथ्यों को कोट नहीं किया। अभी पीयूष बबेले एक किताब लिख दें अपने मन से, अपने संस्मरण लिख दें कि अमित शाह तो ऐसे थे, मोदी वैसे थे, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व होता है फैक्ट्स का कि पार्लियामेंट के सदन पे क्या हुआ, हमारी विदेश नीति में क्या हुआ, सरकारी अधिकारियों ने कहां दस्तखत किए, तो वो बता दें कहां थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, पुराने गृह मंत्रियों का इतिहास उठाएं और देखें कि धारा 370 जिस दिन पास हुई थी उस दिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सदन में नहीं थे।
सदन में तो क्या वो दिल्ली में नहीं थे, दिल्ली में तो क्या वो भारत में नहीं थे, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका में थे। और उस दिन कांग्रेस के जो संसदीय दल था, जो लोकसभा संविधान सभा में दल था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय कांग्रेस के नेताओं को समझाया कि धारा 370 का पास होना देश के लिए आवश्यक है, और उन्होंने लगभग बिना किसी बहस के धारा 370 संविधान सभा में पास कराई थी। वो पास कराने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। उनके सचिव थे वी शंकर साहब, उनने पूरा 10 वॉल्यूम में चुना हुआ पत्र व्यवहार छापा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि धारा 370 कश्मीर और भारत को जोड़ने वाला एक पुल है, और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जिसे हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन सब ने मिलकर संविधान बनाया और उसमें एक धारा लगाई, तो क्या वो कोई देश विरोधी धारा उसमें लगा सकते थे? क्या वो उस तरह की बातें सोच सकते थे? ये जब बातें अमित शाह जी करते हैं तो ये नेहरू का, पटेल का, मौलाना का, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हैं। ये बात इन्हें समझनी चाहिए। इतिहास इन्हें झूठ के लिए माफ नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 पर जो फैसला सुनाया, आपके हिसाब से इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें एक शब्द होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हार्डबॉल, और जब कोई तानाशाह शासन स्थापित होता है और खुद को तानाशाह घोषित नहीं करता है और छुपी हुई तानाशाही आती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हार्डबॉल टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि संविधान अपनी जगह रहता है, कानून अपनी जगह रहता है, संविधान और कानून के नियमों का पालन भी होता है, लेकिन संविधान की मूल भावना की हत्या कर दी जाती है। तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ, ये बिल्कुल ठीक कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि धारा 370 अस्थायी थी, बिल्कुल सच बात है। लेकिन उसको स्वीकार किसने किया था? जो भारत की पूरी संविधान सभा थी और कश्मीर में अलग से संविधान सभा बनी थी। तो उसमें 100 बार आप भाषण पढ़ लीजिए, उस समय के नेताओं के, लाल किले से भाषण पढ़ लीजिए। उस संविधान सभा की उत्तराधिकारी थी कश्मीर की विधानसभा। तो कश्मीर की विधानसभा कश्मीर के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। वो कहती कि हमें 370 हटानी है, हट जाती। लेकिन हमने चाल क्या चली कि कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया और वहां के राज्यपाल को वहां की जनता का प्रतिनिधि मान लिया। तो आप गौर से देखें तो धारा 370 हटाने में कश्मीर के एक नागरिक को एक शब्द बोलने का अधिकार नहीं दिया गया, जबकि कानून का पूरा पेट भर दिया गया। तो इसमें नैतिकता का जो लोप हुआ है वो गलत हुआ है। अगर यही धारा 370 कश्मीर की जनता के मन से उनसे बात करके विलोपित की जाती तो भारत के लिए बहुत गौरव क्षण था, और वो क्षण तो आना था। ये तो जिस दिन बनाई गई थी उस दिन सरदार पटेल ने, उसके बाद पंडित नेहरू ने कहा था कि एक दिन ये हटेगी, लेकिन जनता के मन से हटनी चाहिए थी। तो आज भारत के लोकतंत्र का मान कितना बड़ा होता, कितना देश का गौरव बढ़ता, इस बात का ख्याल प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने नहीं रखा। जी, जब भारत और चीन के बारे में बात की जाती है तो यहाँ पर भी नेहरू को जिम्मेदार माना जाता है। उन्होंने हंसते खेलते हुए चीन को भारत की जमीन दे दी, ये कहा जाता है, और बड़े बड़े कद्दावर नेता ये कहते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं। मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, लगातार ये कॉन्सेप्ट जनता के बीच देने की कोशिश करते हैं। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछूंगा कि उस समय तो हो सकता है वो उनका जन्म भी ना हुआ हो या 2-4 साल उनकी उम्र रही हो, लेकिन 2020 में तो वो देश के प्रधानमंत्री थे और कश्मीर ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया है। पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, सिर्फ 3 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है। उन 20 सैनिकों की शहादत का बदला उन्होंने लिया, उसे लेने का वो कोई इरादा रखते हैं? उसके लिए संसद में उन्होंने कोई संकल्प पारित किया? चीन से अगर पूरा इतिहास उठाकर आप देखिए, चीन जो चीजें मांग रहा था अगर वो नेहरू जी दे देते तो ये युद्ध नहीं होता, लेकिन नेहरू ने कहा कि हम लड़ेंगे। और नेहरू क्या लड़ी? अगर जब ये अपमान करते हैं तो भारत का एक एक सिपाही, एक एक सैनिक जो चीन के साथ युद्ध में शामिल हुआ, जिसने अपने प्राणों की आहुति दी, ये उसका अपमान करते हैं। और उस युद्ध के बाद भी भारत की संसद में ये प्रस्ताव पारित किया गया, वो नेहरू ही थे कि हम अपनी एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। क्या इन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव संसद में रखा है? भाजपा सिर्फ लोगों को झूठ फैलाना, झूठ पे जोड़ लाना, हल्ला मचाना, इसके माध्यम से इतिहास को विकृत और विलोपित करना चाहती है। लेकिन हिंदुस्तान गवाह है, दुनिया गवाह है कि नेहरू ने किया कि, और मैं आगे पूछता हूं कि 62 के युद्ध के बाद 1967 का भी युद्ध हुआ था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जिसे चाइना का दूसरा युद्ध कहते हैं, और चीन ने कुछ सेटलमेंट बनाए थे जो भारत में नहीं थे, हमारे जो संरक्षित देश हैं जिनको हम प्रोटेक्शन करते हैं उनके पास जाके बने थे, और भारत ने वहां हमला किया था। इंदिरा जी के नेतृत्व में
चीन के 400 सैनिक हमने मार गिराए थे और हमारे 88 मात्र सैनिक शहीद हुए थे। और उसके बाद से चीन की कभी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि उस बॉर्डर पे गोली चलाए। वो इंदिरा जी ने जो चीन को सबक सिखाया था सन 67 में, उसके बाद मोदी जी के जमाने में 2020 पे वहां गोली चली और हमारे 20 से शहीद हो गए। ये सब बातें भी देश जानेगा जब इनका प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा और पता चलेगा कि ये कितने खोखले इस समय देश का नेतृत्व है, जो वर्तमान में कुछ नहीं कर सकता है और अतीत को गालियां देता है और झूठी गालियां देता है। तो आज 8 PM के कार्यक्रम में बस इतना ही।